पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिखा गया कि इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। दो प्रकार के अभिप्रेरणा होते हैं, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होता है जिसमें व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसी को आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी लालच या डर या दबाव के कारण कार्य करने की कोशिश कार्य नहीं करना चाहता, बल्कि स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है, वो प्रेजेंट करता है आपके बाह्य अभिप्रेरणा को, सॉरी आंतरिक अभिप्रेरणा को। और जो कोई दबाव के कारण, किसी प्रेशर के कारण, किसी डर के कारण कार्य करना चाहता है, उसको बाह्य अभिप्रेरणा बताने का काम करता है। ठीक है, तो विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्निसिस मोटिवेशन की बात की गई यहां पर, जो आपका बाह्य अभिप्रेरणा होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला बोला गया, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूं क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। देखिए, अगर कोई भी कार्य करना पसंद करता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है, आनंददायक लगता है, तो वो किसी लालच या दबाव में कार्य नहीं करना पसंद करता। तो ये जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है, ये बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल। अगला बोला गया, मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब मैं अपना गृह कार्य करती हूं। तो जब अपना वो गृह कार्य कर रही है तो बहुत सीख रही है, इसमें किसी दबाव या लालच जैसा कुछ निकल करके आ रहा है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगला बोला कि गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पाती हूं, तो ये भी आपके आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल हो गया। अगला बोला गया, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। अब देखो यहां पर अंक के लालच में वो गृह कार्य कर रही है। क्या है? अंक के लिए वो गृह कार्य कर रही है। एक मिनट का टाइम दीजिएगा। अगर अंक के लिए अगर गृह कार्य कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया यहां पे कि वो किसी चीज के कारण जो, चलिए यहां पर आप देख रहे हैं जो है अंक के वजह से मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं, है ना। तो यहां पर अंक जो है वो क्या हो गया? लालच हो गया। और किसी चीज के कारण अगर कोई काम करता है तो वो जो है आपके बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्या बोला गया है? एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है? इसके साथ बोला गया है प्रतिभाशाली बालक है। प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जो साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है सर। अच्छा, कितने लोगों को साउंड में प्रॉब्लम है? 2 नंबर जरा प्रेस करिए। जिनका साउंड सही है 1 नंबर जरा प्रेस करिए। जिनका साउंड सही है 1 नंबर प्रेस करिए। जिनका साउंड गलत जा रहा है 2 नंबर जरा प्रेस करिए। यहीं से पता चल जाएगा। सबके साथ अगर प्रॉब्लम अगर होगी तो इसका मतलब यह है कि साउंड हमारे यहां से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है? पहला बोला गया उसे दोहरी पदोन्नति देना। देखिए, दोहरी, प्रतिभाशाली बालक है तो क्या उसको हम दोहरी पदोन्नति देंगे, डबल प्रमोशन देंगे? नहीं, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है ना कि मतलब पहली क्लास में है बच्चा, सबका 1 नंबर है। थोड़ा सा धैर्य भी रखा करिए, कुछ देर देख लिया करिए, है ना।
मतलब एक आध सेकंड के लिए भी कुछ अगर इधर उधर होता है तो तुरंत मैसेज आ जाता है कि ये दिक्कत आ रही है। जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं और उसको एडजस्ट करके चलना होता है, ठीक है। आप लोगों के इतने कहने के बाद ही मैंने बड़ा कोशिश किया, मन्नत किया कि लोगों से, तब जा करके हमारा साउंड बढ़ाने का लोग काम किए। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हमको नहीं पता होती हैं, ठीक है। एक टीचर जो होता है बड़ा सिंपल सादा इंसान होता है, ठीक है। आप लोगों को कंटेंट हम बना दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, ये हमसे बहुत बड़ा काम हो जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दोहरी पदोन्नति हो देना, मतलब कोई बच्चा अगर पहली क्लास में है और प्रतिभाशाली है तो इसका मतलब सीधे हम उसको तीसरी क्लास में नहीं भेज देंगे, ठीक है। तो यहां पर पहला जो है वो नहीं होगा। दूसरा बोला गया कक्षा नायक के रूप में उसका प्रयोग, तो कक्षा नायक के रूप में अगर उसका प्रयोग करते हैं प्रतिभाशाली बालक का, ठीक है, इससे में कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है। उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता, ये तो और ज्यादा बेहतर है भाई। प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार, तो उसे नायक बनाएंगे तो हो सकता है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट ना हो, लेकिन अगर उसको अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देंगे तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये पॉजिटिव जरूर था दूसरा वाला, लेकिन सही नहीं होगा। अगला बोला गया उपरोक्त में से कोई उचित नहीं है, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो गया। जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन सी आया है, तीसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। क्लियर है भाई। जिसका सही होता जाए 1 नंबर प्रेस करें, जिसका गलत हो रहा है 2 नंबर प्रेस करें, ठीक है। तीसरा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके किसी विद्यार्थी द्वारा अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर आप क्या करेंगे। अप्रासंगिक प्रश्न जो होता है, ध्यान रखिएगा, इरेलीवेंट क्वेश्चन होता है, मतलब जो रेलिवेंट नहीं है, जो उचित नहीं है। अप्रासंगिक का मतलब कहा जाता है कि जो उचित ना हो। अगर कोई विद्यार्थी आपका ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो उचित नहीं है, तो क्या आप उस विद्यार्थी के साथ क्या करेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, इग्नोर करेंगे उसको? नहीं, इग्नोर करना काम नहीं होता है। कोई भी प्रश्न अगर पूछता है बच्चा तो उसको संतुष्ट करना या बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इग्नोर करना आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला बोला गया उसे अपनी गलती का आभास कराएंगे। अब लो भैया, कोई अगर गलती कर दिया तो उसको गलती का आभास कराना, ये पॉइंट भी निगेटिव होता है, ठीक है। अगला बोला गया उसको अन्य अवसर देंगे। अन्य अवसर का मतलब दोबारा मौका देना। बच्चों के लिए प्रश्न पूछने पर मौका देना पॉजिटिव होता है। अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, चाहे कोई भी प्रश्न पूछ रहा है, आप उसको पूछने का अवसर दे रहे हैं, तो ये पॉइंट सही होता है। और उन सभी बच्चों के बीच डांटेंगे, तो डांटना आपका बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? हो गया सर, उसको अन्य अवसर देंगे, मतलब आप उसको फिर से मौका देंगे कहने का, बोलने का, पूछने का, ना कि उसको मना कर देंगे। मना करने का काम नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में, डांटने का काम नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में, ठीक है। जिसका भी आंसर सी आया है सही है, 1 नंबर रिप्लाई करिए, जिसका गलत है 2 नंबर करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक बच्चा असफल हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। When a child failed it means, अगर एक बच्चा फेल हो गया तो इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, पहला बोला गया है कि बच्चे को निजी ट्यूशन लगा देना चाहिए। दूसरा बोला गया है तंत्र असफल हो जाता है, हो गया है। बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं था, बच्चे ने उत्तर को ठीक से याद नहीं किया था। बच्चा असफल हो जाने का मतलब बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। बच्चा असफल होने का मतलब क्या हो गया। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, हिचकी आ रही है ना। अब ये मत कहिएगा वॉइस कट रहा है, पानी पी लेने दीजिए हमको। ठीक है, एक बच्चा असफल हो गया है, फेल हो गया है। तो देखो, बच्चा असफल होता है तो कभी भी बच्चे की गलती नहीं होती, क्योंकि सीखने के लिए बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। सीखने के लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है, सिखाने के लिए, ठीक। अगर उसको अधिगम का वातावरण मिला होगा तो वो बच्चा सीखेगा। अधिगम का वातावरण नहीं मिला होगा या अनुकूल वातावरण नहीं मिला होगा या कोई कमी रही होगी, इस वजह से बच्चा फेल हुआ। तो कमी अगर कोई भी है तो वो बच्चे के अंदर नहीं मानी जाएगी, टीचर के अंदर, विद्यालय की कमी मानी जाएगी। तो असफल हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को निजी ट्यूशन लगा देना चाहिए था, नहीं। आप कहें लिए हैं अगर निजी ट्यूशन लगाया जाएगा, तो एक टीचर कहें लिए अगर निजी ट्यूशन लगाया जाए तो। तंत्र असफल हो गया, आप कहोगे हाँ सर, सिस्टम फेल माना जाएगा, ठीक है। बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं था, ये भी निगेटिव है। और बच्चे को उत्तर ठीक से याद नहीं किया था, ये भी पॉइंट आपका गलत है। याद नहीं किया था, उसकी गलती कैसे हो गई। आप याद करने लायक एटमॉस्फेयर देते, आप उसको ऐसा समझाते कि याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, समझ हो जाता उसको, है कि नहीं।
तो उस कंडीशन में बच्चा फेल होने का मतलब सिस्टम फेल, सिस्टम फेल का मतलब पूरा का प्लान, पूरा सिस्टम, पूरा टीचर, विद्यालय सब फेल, बी है ना। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन को कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं, ठीक। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन ही दिख रहा है यहां पर, बच्चों का समग्र विकास। समग्र विकास के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन यूज किया जाता है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन नहीं, बच्चों में शैक्षिक श्रेष्ठता का प्रोत्साहन नहीं, बच्चों में रटकर याद करना, तो रटकर याद करना तो आपको पता है ऐसे ही निगेटिव है, तो ये पॉइंट आपका ऐसे ही गलत हो गया। तो जिस किसी का भी आंसर यहां पर ऑप्शन ए आया है, पहला आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, ठीक है भाई। तो जिसका भी आंसर यहां पर ऑप्शन ए आया है, पहला आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गौर से देखिए, यहां पर क्या लिखा गया। पाठ्यचर्या की मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्यचर्या विकसित करने वाले को समझने में मदद करती है कि प्रकृति को, पाठ्यचर्या की मनोवैज्ञानिक आधार की प्रकृति किसको, पाठ्यचर्या विकसित करने वाले को समझने में मदद करती है, विषय वस्तु को समझने में मदद करती है, या शिक्षार्थी को समझने में, या फिर शिक्षक को, या फिर विचार को, किस चीज को समझने में मदद करती है, यह पूछा गया है। देखो मनोवैज्ञानिक आधार जो होता है, स्वाभाविक सी बात है, जिसमें हम जीवित जीव का मन का अध्ययन करते हैं या व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार हम सामान्यतः वहां पर योग करते हैं जहां पर कोई भी जीवित प्राणी हो, है ना। तो अब यहां पर हमको बताओ यहां पर कि विषय वस्तु जीवित प्राणी है या विचार है, तो आप कहोगे सर विचार जो है वो मनोवैज्ञानिक आधार नहीं होगा, विषय वस्तु नहीं होगा। अब आपके सामने दो बना, शिक्षार्थी और शिक्षक। पाठ्यचर्या को विकसित करने का काम कौन करेगा, आप कहोगे सर टीचर करेगा। तो समझना किसके लिए होगा, मतलब हम जो पाठ्यचर्या तैयार करेंगे वो किसके लिए तैयार करेंगे, किसके हिसाब से तैयार करेंगे, तो आपको होगे सर विद्यार्थी के हिसाब से तैयार करेंगे। विद्यार्थी की ही तो आवश्यकता, क्षमता, जरूरत, नीड को समझना होता है। तो सीधी सी बात है कि शिक्षार्थी जो होता है, विद्यार्थी जो होता है, उसके मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्यचर्या विकसित किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बच्चे के नीड क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की जरूरत क्या है, बच्चे का रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो सीधा सा मतलब क्लियर हो गया कि यहां पर शिक्षक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी होगा। भाई मनोविज्ञान क्या है, तो आपको होगे सर व्यवहार का अध्ययन। किसके व्यवहार का अध्ययन, तो आपको होगे सर जीवित प्राणी का। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो आपको होगे सर शिक्षा मनोविज्ञान में हम विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान का एक टाइप क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान, तो उसमें हम विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और मनोविज्ञान में हम पूरे जीव का व्यवहार का अध्ययन करते हैं, चाहे वो पशु हो चाहे वो मानव हो, है ना। तो सीधी सी बात है, मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्यचर्या विकसित करने वाला किसके ध्यान में रखते हुए किया जाता है, तो शिक्षार्थी को ध्यान में रखते हुए, लर्नर को ध्यान में रखते हुए जो है पाठ्यचर्या विकसित किया जाता है। और बी आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला बोला गया पाठ्यचर्या सुधार एक प्रक्रिया होनी चाहिए। कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए, अंतिम प्रक्रिया होनी चाहिए, या प्रारंभिक प्रक्रिया होना चाहिए, या आंतरिक प्रक्रिया होनी चाहिए, या फिर सतत प्रक्रिया होना चाहिए। क्या बोला गया है, करिकुलम रिफॉर्म शुड बी अ, क्या है, प्रोसेस। तो कैसा प्रोसेस होना चाहिए ये पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, कैसा प्रोसेस होना चाहिए। तो देखो सुधार जो है हमेशा निरंतर होना चाहिए, किसी भी चीज का सुधार जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निरंतर। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें निरंतर देखने को मिल रहा है, तो आपको होगे सर कंटिन्यूअस यहां पर देख रहा है ना। अंतिम नहीं होगा, प्रारंभिक नहीं होगा, आंतरिक नहीं होगा, सतत। सतत का मतलब क्या होता है, निरंतर। अगर किसी चीज में लगातार सुधार हो रहा है, चाहे वो आपका पाठ्यचर्या हो, चाहे वो क्रियाकलाप हो, चाहे वो आपकी योजना हो, अगर उसमें आप निरंतर सुधार कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है किसी भी चीज में क्या सुधार कैसा होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। उसमें गैप नहीं होना चाहिए, प्रारंभ में नहीं होना चाहिए, अंत में नहीं होना चाहिए। तो जिसका भी आंसर यहां पर सतत आया है, कंटिन्यूअस आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और डी विल बी द राइट आंसर। चौथा आंसर आपका बिल्कुल क्या है, यहां पे सही। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। समाजशास्त्री कारक, आर्थिक कारक, वैज्ञानिक कारक और सभी। क्या बोला गया है, अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज। पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। पाठ्यचर्या क्या होता है, तो आपको होगी सर करिकुलम होता है।
करिकुलम का प्रभाव जो है, करिकुलम को प्रभाव जो है वो इनमें से किसके द्वारा पड़ेगा, ये पूछा गया आपसे। करिकुलम के ऊपर प्रभाव जो है वो किसके द्वारा पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है आपका वैज्ञानिक कारक बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो समाजशास्त्री कारक भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये दोनों तो 100% दिख रहे हैं। इकोनॉमिक फैक्टर की अगर बात करें, पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाला कारक, करिकुलम डेवलपमेंट को इकोनॉमिक फैक्टर प्रभावित करेगा? इकोनॉमिक फैक्टर हमको लग रहा है थोड़ा सा कम प्रभावित करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रभावित करेगा ही। लेकिन समाजशास्त्री कारक और वैज्ञानिक कारक, ये दोनों पॉइंट तो हमको सही दिख रहा है, ठीक है। सोशियोलॉजिकल और साइंटिफिक, ये दोनों जो हैं आपके पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। यही पूछा गया था, आपसे पूछा गया आर्थिक कारक, आर्थिक कारक भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी ऐसे कारक हैं जो पाठ्यचर्या को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इफेक्ट डालने का काम करेंगे। और ऑल ऑफ द एबव, चौथा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आर्थिक कारक थोड़ा सा सोच रहे थे हम कि मतलब इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा करिकुलम डिजाइन होता है वो समाज को ध्यान में रखते हुए होता है, ठीक है। वैज्ञानिक कारक जो होता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जो साइंटिफिक भी होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पाठ्यचर्या को, विकास को प्रभावित करता है। लेकिन आर्थिक कारक पे थोड़ा सा विचार करना पड़ रहा है हमको थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। लेकिन अब मजबूरी है कि दो ऑप्शन जब सही है यहाँ पर, तो ऑल लगाना बेटर होगा यहाँ पे। चौथा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया, इनमें से कौन सी पाठ्यचर्या की प्रकृति है? आलोचनात्मक, रचनात्मक, संकीर्ण या फिर ये सभी? क्या बोला गया है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका आप कहोगे सर, पाठ्यचर्या की, ठीक है। करिकुलम का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सा है ना? पाठ्यचर्या क्या प्रकृति पूछा गया है। तो पाठ्यचर्या के बारे में आपको बताया था ना कि भाई जो करिकुलम होता है वो विद्यालय में होने वाली समग्र क्रियाकलाप जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो पाठ्यचर्या की प्रकृति जो है आपकी रचनात्मक भी होगी, इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी आलोचनात्मक भी होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्रिटिकल होगा और कंजर्वेटिव, सॉरी कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव भी हो जाएगा यहां पर। ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव दिख रहे हैं। संकीर्ण जो है यहां पर नैरो, संकीर्ण थोड़ा सा नेगेटिव टर्म में यूज होता है, लेकिन पाठ्यचर्या की प्रकृति की बात की गई है तो वो संकीर्ण भी हो जाएगा। और यहां पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर। जिसका भी आंसर यहां पर ऑप्शन डी आया है, ये सभी आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही, ठीक है। बहुत सारे लोगों का फेवरेट ऑप्शन होता है चौथा, उपरोक्त में से सभी, या फिर एक ऑप्शन होता है ए और बी दोनों, फेवरेट आंसर हो जाता है लोगों का, है ना। तो कई लोग कहते हैं कि जब यह ऑप्शन में हो तो बस इसी को टिक करो, ज्यादातर क्वेश्चन ये सही हो जाता है, होता भी है। लेकिन इसका मतलब ये काम नहीं करना है कि नहीं आ रहा है तो हम वही टिक कर दें, पहले क्वेश्चन को समझना, ऑप्शन को समझना बनता है। चौथा आंसर आपका बिल्कुल यहां पर क्या है, सही है, ठीक है। अगला बोला गया कि पाठ्यचर्या है, अभी जस्ट करिकुलम के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया कि करिकुलम जो है वो क्या है। तो करिकुलम जो है विद्यालय के अंतर्गत होने वाले जितनी भी क्रियाकलाप, समग्र क्रियाकलाप को ही हम एक वर्ड में पाठ्यचर्या के रूप में कहते हैं। जितने भी विद्यालय के अंतर्गत होने वाले क्रियाकलाप हैं उन सबको हम एक वर्ड में क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या पाठ्य विवरण है या पाठ्यक्रम है या पाठ्य सहगामी गतिविधियां हैं या किसी संस्थान की समग्र गतिविधियां हैं। तो आपको बताया गया था कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, एक मुख्य क्रिया होती है, एक सहशैक्षणिक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं, जो किताब से रिलेटेड होता है, कॉपी से रिलेटेड होता है। और इसके अलावा विद्यालय में जो अन्य एक्टिविटी कराई जाती है वो सहशैक्षणिक क्रिया होती है। दोनों मिला करके विद्यालय के अंतर्गत समग्र क्रियाकलाप हो जाते हैं। तो कहीं पर भी ध्यान रखिएगा, जहां पर समग्र गतिविधि लिखा गया है, समग्र क्रियाकलाप जहां पर लिखा गया है, ठीक है, द ओवरऑल एक्टिविटीज लिखा गया जहां पर, इसका मतलब क्या हो गया, आप कहोगे सर करिकुलम की बात की जा रही है। और चौथा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पाठ्य विवरण नहीं होगा, पाठ्यक्रम नहीं होगा, पाठ्यक्रम इसका एक पार्ट है। जो आपकी मुख्य क्रियाकलाप होता है उसका कंडीशन क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। पाठ्य सहगामी गतिविधियां जो होती हैं दूसरे टर्म्स इसके अंतर्गत आता है। लेकिन हम पूरे पाठ्यचर्या की अगर बात करेंगे तो उसके अंतर्गत समग्र गतिविधि, समग्र गतिविधि के अंतर्गत ही पाठ्यक्रम भी आता है, पाठ्य सहगामी गतिविधियां भी आती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर डी विल बी द राइट आंसर। लगातार क्वेश्चन ऑप्शन डी सही हो रहा है क्या,
कुछ लोग तो आज मूड में होंगे कि सब डीए जब सही हो रहा है तो एक काम करते हैं, आगे का सारा क्वेश्चन भी हम डीए करते चलेंगे, हैं? है कि नहीं? चलिए गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर? लिखा गया है कि योजनाओं एवं निर्णयों का क्रियान्वयन किसका भाग है? छात्र कल्याण की उन्नति, या विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग, या पाठ्यक्रम का संचालन करना, या परीक्षा में सफलता की प्राप्ति। लिखा गया है कि योजनाओं एवं निर्णयों का क्रियान्वयन मतलब जो आप प्लान बनाते हैं, जो आप निर्णय लेते हैं, उसका क्रियान्वयन जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपके करिकुलम के अंतर्गत होती हैं। चाहे आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी नियम बनाते हैं, कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, वो सब जब समग्र क्रियाकलाप ही करिकुलम के अंतर्गत है, तो क्रियाकलाप जब पूरा है तो उस क्रियाकलाप की योजना और निर्णय भी क्या होगा? करिकुलम के अंतर्गत होगा। तो छात्र कल्याण की उन्नति का भाग नहीं है ना? योजना और निर्णय जो है वो करिकुलम का ही भाग होगा। विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग होगा? नहीं। पाठ्यक्रम का संचालन करना आप कहोगे हाँ सर, है ना, कंडक्टिंग द करिकुलम। और फिर बोला गया परीक्षा में सफलता की प्राप्ति, आप कहोगे नहीं सर। जब समग्र क्रियाकलाप ही करिकुलम के अंतर्गत है तो स्वाभाविक सी बात है कि योजना और निर्णय भी क्या होंगे? क्रियाकलाप करिकुलम के ही पार्ट होंगे। और उसी क्रियान्वयन जो है वो किसका भाग है? आप कहोगे सर करिकुलम का। कंडक्टिंग द करिकुलम, आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन सी आया है, थर्ड आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास कराता है? ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मतलब इसको कह सकते हो कि ये आपके समझ के आधार पर दिए जाने वाला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपका सही होता है 1 नंबर रिप्लाई करें, जो गलत होता है 2 नंबर रिप्लाई जरूर किया करें, ठीक है? ये सब आपके लिए है। और एक बार देख लीजिएगा क्लास को, जितने लोग लाइक वगैरह नहीं किए होंगे कर लीजिएगा, ये हमारे लिए है, ठीक है? कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है? तो देखो, मनुष्य की भूमिका है और इन्वायरमेंट की भी बात की गई है। तो इन्वायरमेंट को बदलने के लिए जीव विज्ञान नहीं होगा, इतिहास नहीं होगा, राजनीतिक विज्ञान नहीं होगा, बल्कि भूगोल हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करने का काम कौन करता है? आप कहोगे सर ज्योग्राफी। चौथा आंसर आपका बिल्कुल, सॉरी तीसरा ऑप्शन आपका जो भी है, जो भूगोल किसमें, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है? कुछ लोग ए बता रहे हैं। हे भगवान, कैसे काम चलेगा? हैं? इतना बड़ा पाप, घोर अन्याय हो गया भाई। ए कैसे बता रहे हो भैया लल्ला? पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका बताया गया, तो जीव विज्ञान कैसे होगा? ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट साइंस पढ़े हो? एनवायरमेंट साइंस, उसमें किसकी बात की गई है तुमको ये बताओ। एनवायरमेंट साइंस जो होता है वो सामान्यतः उस ज्योग्राफी का ही पोर्शन होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ज्योग्राफी, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? जॉन डीवी को सोच पर आधारित है। जॉन डीवी की सोच पर क्या आधारित है? शिक्षार्थी केंद्रित परीक्षा पाठ्यचर्या, या फिर गतिविधि केंद्रित पाठ्यचर्या, या फिर विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मुझे पता है कि इसमें सब लोग गलत करेंगे, एक तरफ से गलत करेंगे, क्योंकि जितने भी कीवर्ड वाले बच्चे हैं ज्योग्राफी ही होगा गुरुजी। अच्छा, ऑप्शन नंबर उल्टा है, कोई बात नहीं, उल्टा है तो हम भी तो उल्टा हो गए थे, हम भी तो कह रहे थे बी डी सी कह रहे थे, लेकिन फिर बाद में बोले कि ज्योग्राफी जिसमें भी है देख लो एक बार। मैटर ये नहीं करता है, लेकिन आपके लिए मैटर करता है ऑप्शन नंबर, ठीक है? ऑप्शन नंबर मैटर करता है कि आपको ओएमआर कलर करना है। अगर ऑप्शन वहां पर सही से नहीं देखोगे तो गलती होगा आपसे, ठीक है? देखो यहां पर बोला गया जॉन डीवी की सोच पर आधारित है, तो देखो यहां पर मैक्सिमम बच्चे यहां पर शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या की तरफ गए होंगे, क्योंकि हम लोग यही पढ़े हैं कि जितने भी कार्य होते हैं वो विद्यार्थी के हिसाब से होने चाहिए। शिक्षार्थी केंद्रित का मतलब होता है जो शिक्षार्थी को ध्यान में रखते हुए किया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जॉन डीवी का जो कहना था वो ये कहना था कि गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। मतलब जो पाठ्यचर्या है वो एक्टिविटी जो होता है उसके आधार पर जो है करिकुलम डिजाइन किया जाना चाहिए, कि उसमें कितनी एक्टिविटी है, कितने क्रियाकलाप हैं। क्योंकि एक्टिविटी जब होगा तो बच्चा जो है उसमें इन्वॉल्व होगा, और इन्वॉल्व होगा तो क्या करेगा? सीखेगा। तो यहां पर मुझे पता था कि पहले ऑप्शन पे मैक्सिमम लोग जाएंगे। जॉन डीवी की सोच पर आधारित है गतिविधि केंद्रित परीक्षा पाठ्यचर्या, ये आपको मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। बी आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं एग्जाम में, क्योंकि आप तो पूरे क्लास में ये पढ़ते आए हो भाई, है ना? यही पढ़ते आए हो कि अरे बाप रे बाप,
जो भी होगा सब बच्चे के हिसाब से होगा, टीचर के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। यही तो समझे हो अभी तक पूरे पढ़ने का मतलब। कई लोगों को तो मतलब यही होता है कि पूरा मनोविज्ञान पढ़ने के बाद, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के बाद केवल एक ही चीज समझ में आता है। कहते हैं कि सर जितना पढ़ाया सब में एक ही चीज समझ में हमको खाली आया है कि जो स्टूडेंट के हिसाब से हो वो सही है और जो विद्यार्थी के हिसाब से हो वो क्या है, गलत है। और जो इतना समझ करके आंसर बताता है फिर ऐसी जगह पर आंसर उसका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे लिखा गया है कि सभी छात्रों को जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यचर्या का हिस्सा है। सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया पाठ्यचर्या का हिस्सा इसमें से क्या है, यह पूछा गया है। सामान्य शिक्षा है या विशिष्ट शिक्षा है या अतिरिक्त पाठ्यचर्या है या फिर अध्ययन का कार्यक्रम है। देखो सबके लिए बोला गया ना यहां पे। जब यहां पर सभी छात्र बोल दिया गया तो सभी छात्र का मतलब हो गया इसमें हर प्रकार के बच्चे हो गए, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे तेज हो, चाहे गधा हो, सब प्रकार के बच्चे आ गए। जब सभी प्रकार के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर पाठ्यचर्या डिजाइन किया गया है तो वो फिर विशिष्ट नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अतिरिक्त पाठ्यचर्या भी नहीं होगा और अध्ययन का कार्यक्रम भी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर सामान्य शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया पाठ्यचर्या का हिस्सा सामान्य शिक्षा होगा। सामान्य शिक्षा जो होता है वो सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया होता है। क्या होता है, सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया होता है। तो इस वजह से इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जनरल एजुकेशन। ए आंसर आपका बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्यचर्या का प्रमुख संबंध किससे, पाठ्यचर्या का प्रमुख संबंध किससे है, व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव से, या फिर नौकरी के लिए तैयार करना, या व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। आज के पूरे क्वेश्चन में से सबसे आसान क्वेश्चन ये है। अब देखना ये कितने हमारे होनहार योद्धा हैं जो गलत करते हैं ईमानदारी से, है ना। ध्यान रखिएगा यहां पर पाठ्यचर्या का प्रमुख संबंध बोला गया है ना। तो पाठ्यचर्या का प्रमुख संबंध जो है वो ध्यान रखिएगा नौकरी की तैयारी करने के लिए नहीं है। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, याद होगा, कि व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए पाठ्यचर्या डिजाइन किया गया होता है। पाठ्यचर्या में जितने भी क्रियाकलाप इन्वॉल्व किए गए होते हैं वो आपको सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए, और सर्वांगीण जिसका विकास होता है उसका बेहतर व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास का मतलब हो गया कि उसकी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं, व्यक्तिगत संतुष्टि सर्वांगीण विकास में नहीं आएगा। खुद का विकास प्लस सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, संवेगात्मक ज्ञान भी होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव। एक्चुअली मनोविज्ञान का काम ही होता है ना। मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो है वो है ही व्यवहार का अध्ययन, और उसमें पाठ्यचर्या का प्रमुख संबंध जो होता है उसके व्यवहार में बदलाव करना ही सबसे बेहतर होगा, चेंज इन द इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको होगे सर ए विल बी द राइट आंसर। पहला आंसर आपका रहा। लिखा गया है कि पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है, यह पूछा गया। चलिए, क्लास फी जो है 499 है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है ये पूछा गया है। लास्ट में यहां पर आपसे क्या बोला गया है, नहीं वर्ड बोला गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला बोला गया बच्चा, दूसरा बोला गया गतिविधि, तीसरा बोला गया सामुदायिक जीवन, चौथा बोला गया है पारिवारिक जीवन। ठीक है, पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है। देखिए जो पाठ्यचर्या होता है, पाठ्यचर्या को सामान्यतः हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप कहोगे सर करिकुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, करिकुलम में आपको बताया गया था कि जिसमें समग्र क्रियाकलाप होता है, मुख्य क्रियाकलाप से लेकर के अन्य सह शैक्षणिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो सब होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है, तो ये चिल्ड्रेन पर, चाइल्ड पर आधारित होता है, यानी जो सीखने वाला है, जो बच्चा है उसके ऊपर आधारित होता है। इसके अलावा एक्टिविटी पर आधारित होता है, तो जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब गतिविधियों के माध्यम से होते हैं, और उसमें कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए, सामुदायिक जीवन को ध्यान में रखते हुए आपके प्लान बनाए गए होते हैं। लेकिन पारिवारिक जीवन जो है पाठ्यचर्या का सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है, और ये पॉइंट आपका जो है बिल्कुल डिफरेंट है। और सो आंसर क्या हो जाएगा, आपको होगे सर डी विल बी द राइट आंसर। जिसका भी आंसर यहां पर ऑप्शन डी आया है, चौथा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, ओके भाई। हाँ,
जिसका सही है 1 नंबर रिप्लाई करेंगे, जिसका गलत है 2 नंबर रिप्लाई करेगा। ठीक है, अगला बोला गया अब अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम होता है। किसकी बात की गई है? अभिक्रमित अनुदेशन की बात की गई है कि अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है उसमें पाठ्य वस्तु का क्रम जो है वो कैसा होता है। इन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन द सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो देखिए सब्जेक्ट मैटर जो होता है, अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है, उसमें पाठ्यक्रम का जो क्रम होता है वो शारीरिक नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या होता है? आप कहोगे सर मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है साइकोलॉजिकल, जो बच्चे के माइंड के अनुसार। कई लोग यहां पर ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में ए और बी बोथ लिखा हुआ है ना, और आप लोग का फेवरेट ऑप्शन भी है, जहां पर उपयुक्त सभी ऑप्शन हो फेवरेट आपका ऑप्शन हो जाता है। ए और बी दोनों जहां पर लिखा गया होता है फेवरेट ऑप्शन होता है, वहां लगभग सही होने के चांसेस होते हैं। यहां पर भी ए और बी दोनों को क्या कर दिया जाए? सही कर दिया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं। देखो अधिगम की बात जब होती है तो अधिगम जो होता है वो क्या होता है? आप कहोगे सर मनोवैज्ञानिक होता है। विकास की अगर बात होती यहां पर तो विकास आपका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों होता। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर विकास की बात नहीं की गई, और दोनों में डिफरेंस है। अधिगम और विकास में डिफरेंस है। अधिगम मतलब होता है सीखना, और सीखने का काम जो होता है वो आपके ब्रेन से होता है। ठीक है, और जब सीखते हैं तब आप उसको व्यवहार में लेकर के आते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि अभिक्रमित अनुदेशन के में पाठ्यक्रम का क्रम जो होता है वो क्या होता है? तो आपको होगे सर शारीरिक नहीं होता है, वो क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइकोलॉजिकल हो जाएगा, और ए आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर यहां पर ऑप्शन ए आया है, पहला आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। जिसका गलत है भैया 2 नंबर प्रेस करिए, जरा देखें सब कितने लोग का इस बार 1 नंबर प्रेस हो रहा है। बहुत बड़ी, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहला है यहाँ की। आज आज कई सारे क्वेश्चन आपके गलत होंगे, और क्वेश्चंस का लेवल जो है आज थोड़ा सा मॉडरेट किए हैं हम। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, सब अनुभव आधार पर देने वाले क्वेश्चन कम ही है। चलिए, लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? किसकी बात की गई है? पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं वर्ड बोला गया इसमें, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द करिकुलम। पाठ्यचर्या से इसमें से कौन ऐसा है जो संबंधित जो है वो नहीं है, उसकी बात की गई है। पहला बोला गया है छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित होता है। तो पाठ्यचर्या जो होता है वो क्या है? अधिगम अनुभव से संबंधित होता है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल होता है ना। इसमें किसकी बात की गई होती है? आप कहोगे सर लर्निंग एक्सपीरियंस की बात की गई होती है। यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है। अधिगम का मतलब होता है सीखना या स्टडी। तो पाठ्यचर्या जो है वो आपके अधिगम कार्यक्रम से संबंधित होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। ठीक है, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित होता है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, जो करिकुलम होता है वो एक्चुअली किसके लिए होता है? आप कहोगे सर स्टूडेंट के लिए होता है। तो स्टूडेंट के लिए होता है तो उसमें स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट ध्यान दिए जाते हैं, स्टूडेंट का विकास ध्यान दिया जाता है। टीचर का विकास और टीचर का विकास जो है वो मैटर नहीं करता है। तो ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल गलत हो रहा है। यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। आप कहोगे हाँ सर। करिकुलम जो होता है, पाठ्यचर्या जो होता है वो पाठ्यक्रम की रूपरेखा की संरचना के अंतर्गत भी आ जाएगा। सो आंसर ए, बी और डी ये तीनों संबंधित हैं, लेकिन आपसे बोला गया कौन इससे संबंधित नहीं है। तो शिक्षकों की वृत्तिक विकास से पाठ्यक्रम जो होता है वो संबंधित नहीं होता। पाठ्यक्रम का संबंध किससे है? आप कहोगे सर सीखने वाले से, अधिगमकर्ता से, विद्यार्थी से। ठीक है, तो यहां पर शिक्षक के वृत्तिक विकास का संबंध बोला गया है, तो ये पॉइंट बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी आंसर ऑप्शन सी आया है, तीसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही। अगला बोला गया पाठ्यक्रम भाग है किसका? शिक्षण का, पाठ्यचर्या का, वर्ग कक्षा का, समाज का। द सिलेबस इज पार्ट ऑफ। सिलेबस की बात की गई है, करिकुलम की बात नहीं की गई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिलेबस की बात की गई है ना। सिलेबस जो है वो किसका भाग है? सिलेबस, या जिसे उनका पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दो अलग अलग चीजें, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, गुड। देखिए यहां पे
पाठ्यक्रम का भाग बोला गया कि पाठ्यक्रम का भाग इसमें से क्या है, तो ध्यान रखिएगा पाठ्यक्रम में दो चीजें होती हैं, सॉरी पाठ्यचर्या में दो चीजें होती हैं, है ना। करिकुलम के अंतर्गत दो चीजें होता है, एक आपका मुख्य क्रिया होता है और एक वो सहायक क्रिया होता है। ठीक, मुख्य क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, आपको होगे सर पढ़ना होता है, और पढ़ने के लिए क्या होता है, सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है। क्या होता है, सिलेबस होता है। तो शिक्षण जो है वो पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो पाठ्यक्रम जो है शिक्षण का भाग नहीं है, पाठ्यक्रम वर्ग कक्षा का भाग नहीं है, समाज का भाग नहीं है, बल्कि किसका भाग है, आपको होगे सर पाठ्यचर्या यानी करिकुलम का भाग। तो करिकुलम के पार्ट के रूप में जाना जाता है किसको, आपको होगे सर सिलेबस को। जो क्रियाकलाप हो गया, करिकुलम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वो सब किससे के अंग हैं, आपको होगे सर करिकुलम के। तो यही तो पूछा गया आपसे कि पाठ्यक्रम भाग है किसका, तो आपको होगे सर पाठ्यचर्या का भाग है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको होगे सर बी विल बी द राइट आंसर। जिसका भी आंसर यहां पर ऑप्शन बी आया है, सेकंड आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यार्थी की भावना, विद्यार्थी का स्वभाव, विद्यार्थी की खुशी, या फिर विद्यार्थी की आवश्यकता, है ना। पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाने का काम इसमें से कौन करता है, यह पूछा गया। फटाफट से बताइए, जल्दी करिए। मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका कौन निभाता है, तो देखो पाठ्यक्रम का विकास जो होता है वो किसके आधार पर करते हैं, तो आपको होगे सर जो विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट होती है, जो जरूरत होती है ना, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थी में हमें क्या चीज डेवलप करना है, उसके हिसाब से हम करिकुलम के अंतर्गत कोई एक्टिविटी को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। शारीरिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है, नैतिक विकास करना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, क्रियाकलाप और एक्टिविटी को शामिल करते हैं। तो विद्यार्थी की भावना के ध्यान हिसाब से नहीं, विद्यार्थी के स्वभाव के हिसाब से नहीं, खुशी के हिसाब से नहीं, बल्कि विद्यार्थी की आवश्यकता के हिसाब से। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका कौन निभाता है, आपको होगे सर विद्यार्थी की आवश्यकताएं। विद्यार्थी की आवश्यकताएं ही जो है पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाने का काम करती हैं। और आंसर क्या हो जाएगा, आपको होगे सर डी विल बी द राइट आंसर। तो जिसका भी आंसर यहां पर ऑप्शन डी आया है, चौथा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। चलिए, चौथा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल क्या है, सही है। जिसका भी आंसर सही होता जा रहा है एक नंबर प्रेस करते जाएं, गलत होता जा रहा है दो नंबर प्रेस करते जाएं। ठीक है, क्या आया था इसका आंसर, सही था ना। अगला बोला गया बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसने की। पेस्टोलॉजी ने किया था, प्रोबेल ने किया था, मॉन्टेसरी ने किया था, जॉन डीवी ने किया था। किसकी बात की गई, चिल्ड्रंस होम की बात की गई है ना। ये चीज आपको बताया गया था, जितने भी मनोवैज्ञानिक उसके बारे में हमने आपको पेड बेस में पढ़ाया था। तो याद होगा उसमें हमने गिजुभाई बधिका के बारे में बताया था कि गिजुभाई बधिका ने आपको बालवाड़ी की स्थापना किया था। ठीक, उसी तरीके से हमने याद होगा चिल्ड्रंस होम्स के बारे में भी चर्चा किया था। और चिल्ड्रंस होम्स के बारे में हमने आपको बताया था कि जो मारिया मॉन्टेसरी है, मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा जो विद्यालय स्थापित किया गया था उसका नाम क्या था, आपको हो गया सर चिल्ड्रंस होम। अब ध्यान रखिएगा कई बार ऐसा होता है कि फ्रोबल और मॉन्टेसरी में कंफ्यूजन लोगों को होता है ना। एक्चुअली क्या होता है इसमें, एक मिनट का टाइम दीजिएगा।
चलिए, चलिए देखिए यहां पर राय के लिए क्लास के लास्ट में पूछा करिए, क्लास के बीच में राय ना जाना करिए, ठीक है। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा मारिया मांटेसरी के द्वारा जो है आपके जो बाल गृह जो है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस होम के नाम से, हाउस के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहां पर हम बात कर रहे थे अभी जाने से पहले यहां पे कि फ्रोबेल का और मांटेसरी का नाम सामान्यता आता है और उसमें कंफ्यूजन होता है। देखो कंफ्यूजन होने के पीछे रीजन ये होता है, खेल विधि से दोनों को जाना जाता है, लेकिन खेल विधि के जनक के रूप में किसको जानते हैं? तो आप कहोगे सर खेल विधि के जनक जो है वो आपके फ्रोबल हैं। क्या है? खेल विधि, है ना, शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के लिए जो खेल विधि है उसके जनक कौन है? आप कहोगे सर फ्रोबल। लेकिन मारिया मांटेसरी ने भी खेल विधि को क्या किया? बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, समर्थन किया था, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर इस क्वेश्चन के हिसाब से? आंसर सी बिल्कुल क्या है? सही, ठीक है। तीसरा आंसर आपका बिल्कुल क्या है? सही। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित है विषय वस्तु गतिविधि छात्र उपरोक्त सभी। क्या लिखा गया है? द थ्योरी ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन। पाठ्यचर्या का सिद्धांत जो है किस चीज पर आधारित है ये पूछा गया। फटाफट से किस पर आधारित है? हाँ, खेल के जनक फ्रोबल हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है यहां पर पाठ्यचर्या के सिद्धांत आधारित हैं। तो देखिए पाठ्यचर्या जो होता है, लिखा गया है कि द थ्योरी ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन। तो करिकुलम की जो थ्योरी है वो किसके ऊपर आधारित होती है? तो आपको होगे सर छात्र पर आधारित होती है ना। लेकिन केवल छात्र पर आपको होगे नहीं सर, विषय वस्तु पर भी आधारित होती है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर होता है उस पर भी आधारित होता है, और इसके अलावा जो पढ़ाने के लिए जो गतिविधि यूज की जाती है, एक्टिविटी यूज की जाती है, उस पर भी आधारित होती है। तो पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? विषय वस्तु पर, गतिविधि पर, छात्र पर, इन तीनों पर आधारित होता है। और तीनों पर आधारित होने का मतलब हो गया उपरोक्त सभी पर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सभी पर आधारित होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पाठ्यचर्या का सिद्धांत बच्चे के हिसाब से गतिविधि और विषय वस्तु इन सब पर सिद्धांत आधारित होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चौथा आंसर आपका बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार टीचिंग एप्टीट्यूड में अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस वजह से क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है कि बिना बोझ शिक्षा बिना बोझ के किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर यस कोठारी के द्वारा, या फिर प्रोफेसर यशपाल के द्वारा, या फिर के कस्तूरी रंगन, या फिर डॉक्टर मुदालियर। देखो ये जितने भी नाम हैं ये सब क्या थी? एक टाइम पे कमेटी थी, और उन कमेटी के जो मुख्य हुआ करते थे उन्हीं के आधार पर उस कमेटी का नाम रखा गया है। जैसे कोठारी आयोग नाम रखा गया था, यशपाल समिति नाम रखा गया था, मुदालियर आयोग था। लेकिन यहां पर बात पूरे कमेटी की नहीं की गई, बात की गई है कि किस कमेटी के द्वारा जो है बिना बोझ के शिक्षा, मतलब बर्डन विदाउट बर्डन कहा जाता है इसको इंग्लिश में, है ना, कि एजुकेशन विदाउट बर्डन, मतलब बच्चों के ऊपर जो है वो बोझ नहीं होना चाहिए शिक्षा। अगर बोझ होगा तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। और यह जो है आपके देने का काम किया गया था यशपाल कमेटी के द्वारा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये समझाने वाला पॉइंट नहीं है, ये याद करने वाला पॉइंट है। और आपको बताया भी गया था, याद होगा पेड क्लास में जब हमने बताया था आपके जितने भी शिक्षा शास्त्री, उसके बाद आपको हमने इस यशपाल कमेटी के बारे में भी डिस्कस किया था, याद होगा। सो प्रोफेसर यशपाल, यानी कि बी आंसर आपका बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला बोला गया यहां पर पाठ्यचर्या निर्माण में मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान रखा जाता है? पाठ्यचर्या निर्माण की बात की गई है, किसकी बात की गई है? आप कहोगे सर करिकुलम मेकिंग की बात की गई है। जब कोई भी पाठ्यचर्या बनाया जाता है तो पाठ्यचर्या के बनाने के दौरान जो है हम किस चीज पर ध्यान रखते हैं, किस चीज पर फोकस करते हैं? पहला बोला गया शैक्षिक उद्देश्य पर, दूसरा बोला गया शिक्षण विधि पर, तीसरा बोला गया छात्रों के परिवेश पर, या फिर पाठ्य सामग्री के ऊपर। तो अब यहां पर कई लोगों को ना कई सारे ऑप्शन यहां पर सही लगना शुरू हुए होंगे, है कि नहीं? क्या लगना शुरू हुआ होगा? कई सारा चीज इसमें सही लगना शुरू हुआ होगा, क्योंकि पाठ्यचर्या निर्माण के मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान रखा जाता है?
तो कई लोगों को लग रहा होगा सर शैक्षिक उद्देश्य जो है यहाँ पर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है ये तो होना ही चाहिए, इसके आधार पर जो है आपका पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता होगा। फिर शैक्षिक उद्देश्य के बाद शिक्षण विधि भी लग रहा होगा, पाठ्य सामग्री भी लग रहा होगा, छात्रों का परिवेश भी लग रहा होगा। देखिए सिंपल सी भाषा में समझिए, पाठ्यचर्या निर्माण जो होता है वो किसके लिए होता है, तो आपको होगा सर स्टूडेंट्स के लिए होता है। अच्छा, इन स्टूडेंट्स के लिए जब होता है तो उसमें किसको ध्यान रखा जाता है, आपको होगा सर विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, मतलब उसकी आवश्यकता, उसकी जरूरत, उसकी क्षमता, उसका इंटरेस्ट। तो उन सारी चीजों को सामान्यतः हम केवल उद्देश्य के रूप में नहीं कर सकते। शैक्षिक उद्देश्य तो वो बताने का काम करता है कि इसको सिखाने के बाद बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा। लेकिन यहां जो पाठ्यचर्या निर्माण की बात की जा रही है वो अभी सिखाने से पहले की बात की जा रही है, वो अभी सिखाने से पहले की बात की जा रही है। हालांकि लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं हम लोग शैक्षिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, लेकिन यहां पर शैक्षिक उद्देश्य जो होगा वो नहीं होगा, शिक्षण विधि नहीं होगा, बल्कि छात्रों का जो परिवेश होता है ना, क्या हो जाएगा, आपको होगे सर स्टूडेंट्स सराउंडिंग, बच्चों का जो परिवेश होता है उस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो पाठ्यचर्या होता है वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे चल करके जब पढ़ेंगे तो पाठ्यचर्या में आप ये भी पढ़ेंगे कि पाठ्यचर्या को उस हिसाब से रखा गया होता है जो सामाजिक कार्य जो होते हैं वहां पर समाज के अकॉर्डिंग जो चीजें होती हैं उसके हिसाब से जोड़ करके बनाया गया होता है। तो अब वो चीजें किसको प्रेजेंट करने का काम कर रही है, पाठ्य सामग्री को प्रेजेंट कर रही है, नहीं, शिक्षण विधि को नहीं, शैक्षिक उद्देश्य को। कई लोग कंफ्यूजन होगा कि सर शैक्षिक उद्देश्य पहला हुआ तो ज्यादा सही दिख रहा है, नहीं, क्या हो जाएगा, छात्रों का परिवेश हो जाएगा। और जिसका भी आंसर ऑप्शन सी आया है, तीसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिए, लिखा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है। किसकी बात की गई है यहां पर, किस भाग के अंदर, मतलब अनुच्छेद नहीं बोला गया है, ठीक है, अनुच्छेद नहीं बोला गया है बल्कि भाग बोला गया है। अब ये आपके पॉलिटी का भी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसको टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर शिक्षा की बात की गई है, इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड कह दिए इसको, लेकिन एक्चुअली इसे हम पॉलिटी का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, तो गौर से देखिए, यहां पर संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति जो है वो केंद्र और राज्य के समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, राज्य के सूची के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये फंडामेंटल राइट्स है। क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स है जिसको हम मूल अधिकार के रूप में जानते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति जो है ये कौन प्रदान करता है, आपको होगे सर फंडामेंटल राइट्स, और ये आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा, राज्य सूची या केंद्र और राज्य समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है ना। अलग अलग भाग हैं जिसमें सबसे पहला भाग केंद्र और राज्य की समवर्ती सूची है, राज्य सूची, ये सब क्या है, अलग अलग भाग है। तो वैसे मूल अधिकार जो है वो आपके अंतर्गत आता है, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति। और सेकंड आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बी आंसर आपका बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, अगला बोला गया शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक नियोजन का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव व्यवहार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। मानव विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की बात की गई है। ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किस प्रकार का विज्ञान है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें तो ये मनोविज्ञान का ही क्या है, एक पार्ट है। मनोविज्ञान क्या है, तो आप कहोगे सर व्यवहार का जो अध्ययन होता है उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। व्यवहार के अध्ययन को हम सामान्यतः क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं, है ना। एक मिनट, व्यवहार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। और बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना, है ना, क्लास में आने वाले अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो अब बोला गया शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक नियोजन का, आप कहोगे नहीं सर, है ना, एजुकेशन प्लानिंग का नहीं है। फिर इसके बाद बोला गया एजुकेशनल प्रिंसिपल, मतलब शैक्षणिक सिद्धांतों का नहीं। मानव व्यवहार का, आप कहोगे हाँ सर। जहां बात कर दी गई मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान क्या है, आप कहोगे सर व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक, अब शिक्षा मनोविज्ञान है तो वो भी सामान्यतः क्या है, वो भी तो कहीं ना कहीं व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका, मानव व्यवहार का। आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसका, आप कहोगे सर ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मानव व्यवहार का। और तीसरा आंसर आपका बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया है, तीसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, लर्निंग विदाउट बर्डन। अभी जस्ट कुछ ही देर पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जस्ट आपसे कुछ देर पहले। तो ये प्रोफेसर डीएस कोठारी का है, या फिर प्रोफेसर यशपाल का है, या फिर आचार्य राममूर्ति का है, या फिर एल एस मुदालियर का है। फिर हमने बताया कि यहां पर ये सब क्या थे, आयोग थे, कमेटी थी, और उनके जो मुख्य थे उन्हीं के आधार पर सामान्यतः उन कमेटी का नाम भी रखा गया था। तो यहां पर बोला गया है कि यहां पर लर्निंग विदाउट बर्डन, कुछ देर पहले अभी बात किए थे ना, लर्निंग विदाउट बर्डन अभी यहीं पर कुछ देर पहले था। यहां पे देखो यहां पे, तो यहां पर क्या बताए थे, प्रोफेसर यशपाल, सेम यही क्वेश्चन आगे भी है, बस अंतर क्या है कि वहां पर हिंदी को भी अंग्रेजी में लिख रखा है यहां पे बस। तो लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो क्या है आपको हो गया सर, कोठारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नहीं था, राममूर्ति के हिसाब से, मुदालियर के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रोफेसर यशपाल के हिसाब से, यशपाल कमेटी के द्वारा जो है लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई थी। और बी आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है दोनों में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, को करिकुलर एक्टिविटी आर्ट आर्ट 2 बोला गया है, स पाठ्यचर्यात्मक क्रिया जो है वो इसमें से क्या है, छात्र के विकास के लिए, विद्यालय के विकास के लिए, छात्रों को विद्यालय छोड़ने से रोकने के लिए, या फिर समुदाय की मांगों को पूरा करने के लिए। अभी मुख्य जो पाठ्यचर्या होती है उसके अंतर्गत दो क्रियाकलाप होते हैं, एक आपका होता है मुख्य और दूसरा होता है सहशैक्षणिक। तो यहां पर मुख्य क्रियाकलाप की बात नहीं की गई है, यहां पर सहशैक्षणिक क्रियाकलाप की बात की गई है। तो सहशैक्षणिक क्रियाकलाप जो होता है वो छात्रों को विद्यालय छोड़ने से रोकने के लिए नहीं कराया जाता है ना। अगर आपसे म्यूजिक कराया जा रहा है, नाटक कराया जा रहा है, डिस्कशन कराया जा रहा है, अंताक्षरी कराया जा रहा है, स्पोर्ट्स कराया जा रहा है, तो वो विद्यालय छोड़े ना इस वजह से नहीं कराया जा रहा है, बल्कि वो बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए कराया जाता है। विद्यालय के विकास के लिए आप कहोगे नहीं सर, विद्यालय के विकास के लिए भी नहीं, समुदाय की मांग को पूरा करने के लिए आप कहोगे नहीं, बल्कि किसके लिए आप कहोगे सर, छात्रों के विकास के लिए। वो भी कैसा विकास, तो आप कहोगे सर सर्वांगीण विकास, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब बच्चे का कोई भी ऐसा पक्ष ऐसा ना रहे जिसमें डेवलप ना हो सके या बच्चा डेवलप ना हो सके, बच्चे का हर तरीके से क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर छात्रों के विकास के लिए जो है यहां पर, ठीक है, आपका को करिकुलर एक्टिविटी जो है वो आपकी कराई जाती है। ठीक है, और नॉलेज के लिए, ज्ञान अगर बोला गया होता है यहां पर, तो ज्ञान के लिए क्या होता है आपको हो गया सर, मुख्य क्रिया होती है। नॉलेज बढ़ाने के लिए मुख्य क्रिया होती है, और अन्य पहलुओं के विकास के लिए, जैसे मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, बौद्धिक हो गया, नैतिक हो गया, इन सब विकास के लिए क्या होता है आपको हो गया सर, को करिकुलर एक्टिविटी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको हो गया सर, छात्र के विकास, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। जिसका भी आंसर ऑप्शन ए आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि एनसीएफ 2005 स्टैंड फॉर, यहां पर फुल फॉर्म पूछा गया है। अब देखो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई शॉर्ट नेम दे दिया जाए, उसका फुल नेम पूछा जाए, या फिर फुल शॉर्ट नेम दे करके उसमें से सबका नाम ना पूछ करके बल्कि किसी एक लेटर का नाम पूछ लिया जाए। ठीक है कि नहीं, चलिए गुड। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर गौर से देखिए, लिखा गया कि एनसीएफ 2005 का जो है आपका तात्पर्य क्या है, तो नाटो कंपोजिशन है आपको हो गए नहीं सर, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नहीं, क्या है आपको हो गया सर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, एनसीएफ का पूरा नाम क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये क्या है, नेशनल करिकुलम फाउंडेशन, और फाउंडेशन है यहां पर, तो ये फाउंडेशन नहीं है ना, बल्कि क्या है आपको हो गया सर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये पूरा नाम है। अगर आपसे मान लीजिए एन का बारे में पूछ दिया जाएगा तो नेशनल हो गया, सी के बारे में पूछ दिया जाएगा तो करिकुलम हो गया, आपका मतलब पूछ दिया जाएगा तो फ्रेमवर्क हो गया। तो इसको कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, इसमें गाइडलाइन दी गई थी। ठीक है, तीसरा आंसर आपका बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला बोला गया है यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा नहीं दिया गया था, मतलब कौन सा ऐसा सुझाव है, कोठारी आयोग ने, देखिए ज्योतिबा फूले ने काफी शिक्षा के लिए क्या किया था, प्रयत्न किया था, फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारी रिक्वायरमेंट डाली। ठीक, उसके बाद कोठारी आयोग के तहत जो है आपका सुझाव जो दिया गया था कोठारी आयोग द्वारा नहीं दिया गया था, ये पूछा गया यहां पर।
कि कौन सा सुझाव जो है वो कोठारी आयोग के द्वारा नहीं दिया गया था, नहीं वर्ड मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहला बोला गया कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने के लिए जो है कोठारी आयोग का योगदान था, मतलब ये सुझाव दिया गया तो कोठारी आयोग के द्वारा, ठीक है। दूसरा बोला गया पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के बाद, मतलब पेपर की बात की गई थी वहां पर कि सार्वजनिक पेपर जो है 10 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा जो है वो पूरा हो जाए उसके बाद, ठीक है। अगला बोला गया यहां पर विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद होना चाहिए, मतलब 9वीं 10वीं में आपका साइंस और आर्ट्स का डिवाइडेशन ना हो, विषय विभाजन ना हो, बल्कि 9वीं 10वीं तक विषय एक ही जैसे चले, उसके बाद की कक्षाओं में जो है विषय विभाजन हो, तो ये भी दिया गया था। अगला बोला गया माध्यमिक विद्यालयों को व्यवसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए, ये बात नहीं की गई थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 50% माध्यमिक विद्यालय जो है उनको व्यवसायिक स्कूल में परिवर्तित करने के लिए आपके कोठारी आयोग के द्वारा जो है ये सुझाव नहीं दिया गया था, और आपसे यही पूछा गया था कौन सा सुझाव इसमें से नहीं दिया गया था। ये सुझाव नहीं दिया गया था और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर डी विल बी द राइट आंसर, जिसका भी आंसर यहां पर ऑप्शन डी आया है, चौथा आया। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन, इसमें आपका स्कोर कितना आया है?